कहानी की शुरुआत एक ऐसी जेल से होती है जो सुनसान टापू पर बनी हुई थी। उस दिन जेल में कुछ नए कैदियों को लाया गया था, जिनमें से एक एडमंड भी था। जैसे ही उसकी मुलाकात वार्डन से हुई, एडमंड घबराकर बोला, सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे झूठे इल्जाम में यहाँ लाया गया है। वार्डन ने बड़े ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, अगर तुमने वाकई कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर किसी जेल में डाल दिया जाता। यहाँ इस वीराने में सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश हुई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बेरहमी से पीटा और फिर एक तंग से कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा था और बस एक छोटी सी खिड़की। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, वो भी तब जब वार्डन बिना किसी वजह के कैदियों को पीटने आता था। समय बीतता गया। अकेले बंद रहकर एडमंड की हालत खराब होने लगी। उसने दीवार पर लिखा, भगवान मुझे न्याय दिलवाए। लेकिन साल दर साल बीतते गए। जब 12 साल पूरे हो गए तो उसका भगवान पर से भरोसा भी उठ गया। उसे लगने लगा कि शायद वो जिंदगी भर इसी जेल में सड़ता रहेगा। फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन हल्की सी हिलने लगी। ये देखकर एडमंड के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। थोड़ी देर घबराने के बाद उसने देखा कि जमीन के नीचे से एक आदमी निकल रहा है। ये आदमी एबे था, जो नीचे वाले फ्लोर का कैदी था। पिछले 5 साल से वो एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत का खेल ऐसा था कि वो सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में खुल गई, जैसे भगवान ने खुद ही उसे कोई इशारा दिया हो। एबे के आने से एडमंड को एक साथी मिल गया था। इतने सालों से अकेले बंद रहने की वजह से वो पागल सा हो गया था। अब वो किसी से बात कर सकता था। एबे ने खुशी से कहा, चल मेरे कमरे में चल। एडमंड जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा तो दंग रह गया। वो कमरा जेल के बाकी कमरों जैसा नहीं था। वहां कुर्सियां रखी थीं और शेल्फ पर जाने कितनी किताबें सजी हुई थीं। कमरा किसी होटल के कमरे जैसा लग रहा था। एडमंड को पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। एबे ने एडमंड से कहा, अगर तू खुदाई में मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। वैसे भी एडमंड के पास करने को कुछ खास नहीं था, तो उसने फौरन हाँ कर दी। जैसे ही दोनों खुदाई शुरू करने वाले थे, तभी गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपता एडमंड भागकर अपने कमरे की तरफ दौड़ा और जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर आने ही वाला था। इस जेल में दरवाजा दिन में सिर्फ 2 बार ही खुलता था, एक बार कचरा लेने के लिए और दूसरी बार शाम का खाना देने के लिए। इन 2 वक्तों के अलावा उनके पास काफी समय था जिसमें वो आराम से बिना पकड़े गए खुदाई कर सकते थे। एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा, पत्थर से चिंगारी निकाली और बाल जलाकर एक मोमबत्ती जला दी। फिर दोनों किसी तरह सुरंग में घुसकर खुदाई करने लगे। नीचे की जगह बहुत तंग थी, इसलिए ये काम आसान नहीं था। एबे ने अंदाजा लगाया कि इस रफ्तार से चलते रहे तो बाहर की जमीन तक पहुंचने में उन्हें 3 साल लग सकते हैं। एक दिन आराम करते वक्त एडमंड को एबे की एक किताब से पता चला कि एबे पहले एक बेहतरीन तलवारबाज और सिपाही हुआ करता था। ये सुनते ही एडमंड ने जिद पकड़ ली, अगर तू मुझे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो मैं ये सुरंग खोदने वाला नहीं हूँ। एडमंड के लिए अब जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। एबे उसकी बात सुनकर मान गया और उसे लड़ाई की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया। उसने एडमंड को समझाया, रफ्तार ही योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर उसने टपकते पानी की धार के पास अपना हाथ इतनी तेजी से गुजार दिया कि उसका हाथ गीला तक नहीं हुआ। एबे ने कहा, जिस दिन तेरे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन तू काबिल योद्धा बन जाएगा। इसके बाद एबे खुदाई में लग गया, जबकि एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर नकली तलवार बना ली और एडमंड को सही तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई में जुट जाता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता था। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में गजब का सुधार आया। एबे को लगने लगा कि अब एडमंड उससे भी बेहतर तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडिया नाम के एक अमीर परिवार के लिए काम करता था। उस परिवार ने बहुत दौलत कमाई थी, लेकिन अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी पाने के लिए कैद करवा दिया था। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन की साजिश का शिकार होकर यहाँ बंद था। दिन ब दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के करीब ले जा रही थी। एक दिन सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ें नजर आने लगी। एबे ने तुरंत हिसाब लगाया कि अब वो दोनों बाहर निकलने के बहुत करीब हैं। ये बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई कर दी थी। सुरंग की खुदाई में उनसे जरूर कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने वाला डब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे किताब मिलेगी। उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहां से उसी खजाने का नक्शा मिला जिसके चक्कर में एबे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर एडमंड बहुचक्का रह गया।
एबे ने उससे वादा किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया और उसने एबे की लाश देखी तो वो घबराकर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चला गया। एडमंड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, एडमंड खामोशी से कमरे में घुसा और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते हुए एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहां से ले जाने के लिए आया। ये जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इस दौरान एक गार्ड खाना लेकर एडमंड के कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने छू तक नहीं की तो गार्ड को शक हुआ। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन वहां उसे एडमंड नहीं बल्कि एबे की लाश मिली। जिसके बाद वो गार्ड चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए गया। वार्डन जल्दी से ये काम निपटाना चाहता था और उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी तो कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल था। वार्डन गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने झटके से वार्डन की चाबियां चुरा ली। लेकिन इस झटके की वजह से वार्डन भी एडमंड के साथ सीधा समुद्र में जा गिरा। समुद्र में गिरते ही एडमंड ने चाबियां की मदद से जल्द खुद को बरी किया और जैसे ही वो तैरकर ऊपर आया तो उसने पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था और उसने बेरहमी से वार्डन को पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुली तो वो एक आइलैंड पर था। न जाने कैसे वो यहाँ तक जिंदा पहुंच गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक जिंदा कैसे पहुंचा, लेकिन अभी भी वो आजाद नहीं हुआ था। समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर आराम से उसे देख रहा था। अब एडमंड को लगा था कि वो मारा जाएगा, लेकिन लुटेरों के सरदार लुइजी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो एडमंड को जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। एडमंड को उनके गद्दार साथी जकोपो से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा गाड़ने वाले थे। अगर जकोपो जीत गया तो वो उनकी टीम में वापस शामिल हो सकता है, लेकिन वो एडमंड को मार देंगे। लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देंगे। जल्द ही दोनों के बीच ये मुकाबला शुरू हुआ। जकोपो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड की एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद जकोपो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जकोपो को जमीन पर गिरा लिया। पर उसे मारने के बजाय एडमंड ने लुइजी से कहा, देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम के लोग हैं यार, बिना बात क्यों मार रहे हो हमें? और समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है? एडमंड के हुनर और दया को देखकर लुइजी खुश हुआ और उसने दोनों की ही जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जकोपो भी एडमंड के साथ हो लिया। एडमंड ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए जकोपो ने वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। एडमंड ने जकोपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि वो अपने कुछ व्यक्तिगत काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। इस खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा। सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मॉन्टेगो ने ही उसे फंसाया था, और फिर मॉन्टेगो ने उसी की मंगेतर मर्सिडीज से शादी भी कर ली। अगली सुबह एडमंड और जकोपो पूरी हिम्मत से नाव पर सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहां नक्शे में खजाने का निशान बना हुआ था। उन्होंने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा, पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने नक्शे में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहां उसे कई पुरानी संदूक मिली। जैसे ही उसने एक संदूक खोली, चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जकोपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अब भी बदले की आग थी। उसने फैसला किया कि ये दौलत बस एक ही काम आएगी, उसके बदले का रास्ता बनाने के लिए। सबसे पहले एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और खुद को फ्रांस के एक नए रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। जल्द ही उसकी दावतों और शाही अंदाज ने सबके बीच उसे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब एडमंड में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन असल में एडमंड ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मॉन्टेगो का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। लेकिन मॉन्टेगो बिना उससे बात किए निकल गया। एडमंड की पुरानी मंगेतर मर्सिडीज ने मॉन्टेगो से शादी तो कर ली थी, पर उसे कभी खुशियां नहीं मिल सकीं। जुए और शराब में सारा पैसा उड़ा देने के बाद अब मॉन्टेगो बैंक से लिया हुआ पैसा चुकाने की हालत में नहीं था। ऊपर से एडमंड ने ऐसी चाल चली कि मॉन्टेगो को कहीं और से भी पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। जकोपो ने एडमंड को खबर दी कि मॉन्टेगो का एक बेटा भी है, एल्बर्ट।
इसके बाद एडमंड ने एक सुंदर औरत और अपने लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई ताकि फिर एडमंड खुद मसीहा बनकर उसे बचा सके। प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को यही लगा कि इस आदमी ने तो मेरी जान बचा ली। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने एडमंड से गुजारिश की, कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में जरूर आना। एडमंड ने कुछ नखरे दिखाए पर आखिर में मान गया। उसी पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मॉन्टेगो को एडमंड से मिलवाया। वे दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया अब इतना बदल गया था कि मॉन्टेगो ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन मर्सिडीज ने जैसे ही एडमंड को देखा उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, पर वो समझ नहीं पाई कि ये है कौन। कुछ देर बाद जब एडमंड अपने बालों को एक खास तरीके से घुमा रहा था तो मर्सिडीज तुरंत पहचान गई कि ये तो एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड ये जानता था कि मॉन्टेगो को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो उसके आगे बड़ा चढ़ाकर बोलने लगा, मुझे तो एक खास जगह से बहुत सारा सोना मिल गया है, कल ही जहाज में 100 किलो सोना आएगा। मेरा और विलफोर्ड साहब कल सब आपको क्लियर करवाना है पुलिस से। विलफोर्ड एक करप्ट मजिस्ट्रेट था जिसका इस इलाके की पुलिस पर पूरा काबू था। एडमंड की बातें सुनने के बाद विलफोर्ड ने मॉन्टेगो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वे एडमंड का खजाना यहाँ आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा सोना उनका होगा। इस पर मॉन्टेगो ने कहा, एक आदमी है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। दरअसल एडमंड को जेल भिजवाने में भी इन्हीं 3 लोगों का हाथ था। एडमंड ने अब जानबूझकर इन्हें इकट्ठा किया था। पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की घोड़ा गाड़ी में जा बैठी। रोते हुए उसने बताया, मॉन्टेगो ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था कि एडमंड को फांसी हो गई। एडमंड को डर था कि ये सच उसके बदले के प्लान को बिगाड़ न दे, इसीलिए उसने अभी के लिए मर्सिडीज को वापस जाने को कहा। इसके बाद एडमंड का सोने वाला जहाज लूट लिया गया। इसे अंजाम देने वाला मॉन्टेगो का ही आदमी था जिससे एडमंड को अपना बदला लेना था। वो आदमी सोच रहा था कि ये तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन तभी गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया। वो भागने लगा, तभी सामने से एडमंड आ गया। आदमी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया। मारने से पहले एडमंड ने उसे अपनी असली पहचान बताई ताकि उसे याद रहे कि वो किस गुनाह के लिए मरा है। अब अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विलफोर्ड। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडमंड को फंसाया था। मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का समर्थक था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में विलफोर्ड ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम एडमंड पर लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन अब एडमंड ने बड़ी चालाकी से बातें करते हुए विलफोर्ड से ये पूरी बात बुलवा ली। विलफोर्ड ने भी सब बोल दिया क्योंकि उसे लगा कि एडमंड ये सब साबित नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में पुलिस पहले से मौजूद थी, जिन्होंने विलफोर्ड की पूरी बात सुन ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर कंगाल हो चुका मॉन्टेगो भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसने बताया कि एल्बर्ट उसका बेटा असल में एडमंड का बेटा है। एडमंड के अरेस्ट के वक्त वो प्रेग्नेंट थी और इसी मजबूरी में उसने मॉन्टेगो से शादी कर ली थी। मॉन्टेगो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो एक पुराने किले में गया जहां उन्होंने चोरी का सारा खजाना छुपाया था, लेकिन संदूक खोलने पर उनमें से सिर्फ रेत ही निकली। आखिरी संदूक में केवल एक छोटा सा चेस पीस था जिसे कभी मॉन्टेगो ने ही एडमंड को दिया था। उसी वक्त एडमंड वहां आ गया। मॉन्टेगो समझ चुका था कि वो कौन है। गुस्से से पागल मॉन्टेगो ने तलवार से एडमंड पर हमला किया, लेकिन वो एडमंड का मुकाबला नहीं कर सका। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार गिराकर उसे दीवार से लगा दिया। लेकिन जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, अल्बर्ट ने बीच में आकर कहा, मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। इसी का फायदा उठाकर मॉन्टेगो चुपके से बंदूक में गोली और बारूद भरने लगा। तभी मर्सिडीज भी वहां पहुंची। उसने एडमंड को रोककर बताया कि अल्बर्ट उसी का बेटा है। ये सुनकर अल्बर्ट होश खो बैठा। उधर मॉन्टेगो ने अपनी बंदूक से एडमंड पर निशाना साधा, लेकिन जकोपो ने बिजली की तरह एक चाकू फेंका जिससे मॉन्टेगो का निशाना चूक गया। गोली मर्सिडीज के कंधे पर जा लगी। इसी अफरातफरी में मॉन्टेगो भाग निकला, लेकिन एडमंड ने उसका पीछा किया। मॉन्टेगो ने घोड़े पर चढ़कर जोरदार हमला किया जिससे एडमंड की तलवार गिर गई। अब मॉन्टेगो जीतता हुआ मालूम पड़ रहा था, लेकिन अंत में एडमंड ने जैसे तैसे मॉन्टेगो को गिराकर जानलेवा वार किया। मॉन्टेगो की मौके पर ही मौत हो गई। अपने बदले की आग ठंडी होने के बाद एडमंड अपनी पत्नी मर्सिडीज और बेटे अल्बर्ट को लेकर उस जेल में गया जहां उसने 13 साल गुजारे थे। वो वहां अपने गुरु एबे की याद में खो गया। इसके बाद एडमंड ने उस पूरे इलाके को खरीद लिया ताकि किसी को भी फिर से वो सब सहन न करना पड़े जो उसने सहा था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, जो 2002 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहें।